So hello guys, today we'll study about the conservative nature of electric field. तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था, हमने पोटेंशियल पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है और लाइक चार्जेस के कारण डिफरेंट अरेंजमेंट में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो हमने देखा। तो अब हम कंजर्वेटिव नेचर को भी डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये भी एक लाइक पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। तो उसको आज थोड़ा सा उसको देखेंगे और फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और कंजर्वेटिव नेचर पे मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं आज, तो उस ट्रिक्स को भी आप ध्यान रखें जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं हम। तो देखो, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू क्यू। सिंपली क्यू यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो ये फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड लाइंस है तो कर्व्ड लाइन के टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q इंटू ई। Q इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या होगा अगर चार्ज का मास m है? QE/m। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो, मान लो एक केस लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्म लेते हैं। ठीक है, ऑफ द कफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्म लेते हैं। सपोज दैट फॉर्म इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप। दैट फॉर्म इज़ 2i cap plus 3j cap Newton per coulomb is the SI unit of electric field. So I intend to test the conservative nature of this type of field. ठीक है, तो क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो इन सब सवालों का जवाब आप कैसे दे पाओगे? तो मैं आपको जवाब देना सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड में एक क्लोज लूप में घूम जाते हैं। समझ आया? फील्ड में एक क्लोज लूप में हम क्या करते हैं? घूम जाते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें किस ओरिएंटेशन में घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी फ्रीडम है। तो हमने यहाँ पे आपके सामने एक ले लिया, ABCD फ्रेम ले लिया, ABCD पाथ ले लिया जो कि क्लोज पाथ है। A से चलेंगे और फिर A पे ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई टफ चीज़ तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही है। वी स्टार्ट फ्रॉम A एंड एंड अप एट A ओनली, मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मैंने बताया है, मेरी फ्रीडम थी, मैं क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड मैंने Q ले लिया। ठीक है, Q कूलॉम। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा? सारे वर्क सारे पाथ पे, जो भी पार्ट्स हैं पाथ के, सारे पार्ट्स के लिए मैं वर्क डन लिखूँगा। ठीक है, तो पहले तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2qi कैप प्लस 3qj कैप विल बी द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी डिस्कस किया था हमने कुछ देरी पहले, तो फोर्स लिख लिया हमने। अब हम वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B निकालेंगे। मूविंग फ्रॉम A टू B हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो क्या चाहिए हमें? वर्क डन का आपको फार्मूला आता ही है, FD cos थीटा, वेयर F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, D इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई कैप का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जे कैप तो देखो ग्रीन लाइन से दिखा दिया मैंने, वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? पाथ के परपेंडिकुलर है। तो पाथ के परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगी वो वैल्यू? 0। वर्क डन कितना होगा? 0 ड्यू टू द 3qj कैप। तो सिर्फ किसके कारण वर्क डन आएगा? 2q के कारण आई कैप, 2q आई कैप के कारण वर्क डन आएगा। तो 2qa जूल, 2qa जूल वर्क डन इन AB।
उसी तरीके से वर्क डन इन सी बी क्या होगा, तो सी बी में देखो अब आई कैप वाला वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, है ना, आई कैप वाला वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, तो 3 क्यू ए जूल सी बी के केस में आ जाएगा। उसी तरीके से सी डी का बताओ, तो सी डी का देखो, सी डी का क्या होगा, अब फिर आई कैप का कंट्रीब्यूट करेगा, बट अब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो गया है, तो अपोजिट हो गया है तो लाइक एंगल कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में, पाई, तो कॉस पाई -1 होता है, तो वर्क डन इन सी डी क्या हो जाएगा -2 QA। उसी तरीके से वर्क डन इन डी ए क्या हो जाएगा -3 QA। डी ए पार्ट में फ्रॉम डी टू ए I cap will not contribute because it is having a 90-degree angle with displacement, right? So I have written all the work done from A to B, then B to C, then C to D, and then coming back to A. Now if I write the total net work done, अगर मैं टोटल नेट वर्क डन की बात करूँ तो मुझे सारे वर्क डन को जोड़ देना होगा, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, नॉर्मल एडिशन। देखो सारे को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू विल कम टू ज़ीरो। तो ये बहुत बड़ा आइडेंटिटी होता है कॉन्जर्वेटिव फील्ड का। अगर किसी फील्ड का क्लोज पाथ में एक पॉइंट से चलने पे और उसी पॉइंट पे वापस आ जाने पे नेट वर्क डन ज़ीरो होता है, तो वी कॉल दैट कॉन्जर्वेटिव फील्ड। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, कॉन्जर्वेटिव नेचर एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव नेचर। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है ये भी ग्रेविटेशन जैसा ही है। तो जब भी मैं क्लास में वैसे पढ़ाता हूँ तो मैं ज़रूर ये बोलता हूँ कि देखो ये ऐसा चैप्टर है, ग्रेविटेशन पढ़ाते समय कि ऐसा चैप्टर है कि तुम्हें लगेगा कि 12th में दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी जो नेचर है, जो फोर्स का नेचर है वो कंजर्वेटिव ही है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ट्रिक की बात क्या है, ट्रिक की बात यह है कि अब इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म आपको अगर दिया रहेगा तो सारे कॉन्जर्वेटिव हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को याद कर लो। ठीक है, तो कोई आपसे अगर सवाल में पूछे मेंस या एडवांस में कि क्या ये फील्ड कॉन्जर्वेटिव है, तो आप फॉर्म देख के ही यस पे टिक कर देना। ठीक है, तो इस फॉर्म के लाइक फील्ड्स जो होते हैं वो कॉन्जर्वेटिव नेचर के होते हैं, उनका क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्म देख लिया और उसको पकड़ के रख भी लिया। ठीक है, चलिए सारा चीज़ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाएं, नोट्स बनाते चलो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एवरी एस्पेक्ट इज़ बीइंग लाइक डिस्कस्ड और एडवांस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, यूरोडोप भी साथ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो फिज़िक्स का पूरा सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज़ कंजर्वेटिव, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव भी होता है। अभी आप मैग्नेटिक फील्ड में जाके पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो वो थोड़ी देर में आएगा। अभी का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा कैसा है, कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कॉन्जर्वेटिव फील्ड हो गया, या बोल सकते हैं कैसा फोर्स हो गया, कॉन्जर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है ना, क्यू ही है फोर्स। अब इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान से आप मेरे साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका फिज़िक्स का। कोई भी आपको डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूँगा आई विल रिप्लाई एंड आई विल सॉल्व योर डाउट। और अभी हम पोटेंशियल को आगे बढ़ाएंगे, अभी तो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम जनरलाइज़ कर देते हैं सिचुएशन को। जनरलाइज करके हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, तो आप आँख मूंद के बोल देना कि ये कॉन्जर्वेटिव है। आँख मूंद के बोल देना क्या, कि ये कॉन्जर्वेटिव है। ठीक है,
तो एक फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे मैं 3 फॉर्म सिखाऊंगा आपको पूरे वीडियो में, तो ध्यान से आप चलिए साथ में मेरे, ठीक है। चलो एक और फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान में रखना। कई बार आपको नेचर पूछ देता है कि ये फील्ड कैसा होगा एंड ऑल दैट, तो लाइक मेंस और एडवांस में तो आपका टाइम सेव हो जाएगा व्हेन यू नो द फॉर्म ना, you will be able to answer very quickly and you will save some time for good problems, because competitions are nothing but race for marks, ठीक है। चलिए अब एक अदर केस लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। तो इस तरीके का फॉर्म ले लेते हैं। तो देखो कॉन्जर्वेटिव नेचर को चेक करने के लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है? क्लोज पाथ लो, एक पॉइंट से चलो वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। नेट फोर्स अगर, नेट वर्क डन अगर 0 आता है तो वो कॉन्जर्वेटिव होगा, ठीक है। क्लोज पाथ ऐसा लो जिस पे आप इंटीग्रेट आसानी से कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज पाथ वही जो लिया था हमने पिछले केस में, इसमें भी ले लेते हैं और वर्क डन सारा लिखेंगे और उसका फिर नेट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ना एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है और वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है और वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो हर जो वर्क डन निकलेगा वो क्या होगा? थ्रू इंटीग्रेशन से निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले तो पाथ बनाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे सारे पार्ट्स पे पाथ के, और फिर नेट वर्क डन निकालेंगे। तो दिस विल द प्रोसेस। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो क्या कंक्लूड करोगे? ये फील्ड कैसा है? कॉन्जर्वेटिव। और फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। तो पाथ ले लिया हमने, वीडियो लेक्चर के एंड में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा, लाइक पिक्टोरियली वो एडवांस में पूछ सकता है या मेंस में भी पूछ सकता है या नीट में भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान से सारी चीज़ों को लिखते चलो और फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इतना सिस्टमेटिक और इतना डीप कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चार्ज ले लिया, अगेन वी टेक अ चार्ज फ्रॉम A and move to C, B, then come back to A again. वर्क डन इन ए बी कैसे होगा? देखो, अब जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ वेरिएबल है, तो आई कैप ही कंट्रीब्यूट करेगा जे के कारण। तो अगेन वही लाइक वही जो है रीजनिंग दूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन 0 हो गया। तो सिर्फ आई का 2x आएगा, 2x dx आएगा, ठीक है ना। तो 2x dx हर स्मॉल एलिमेंट पे वर्क को ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ही वेरिएबल है। इंटीग्रेट मार दो, कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to a, क्योंकि तुमने एक स्क्वायर पाथ लिया है। इंटीग्रेट मारोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर ए स्क्वायर जे कैप आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर जे कैप। देखो यहाँ पे बता दिया मैंने। फिर वो रीजनिंग क्या था वाई के नॉन कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि वाई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। उस तरीके से आप बी सी निकालेंगे तो एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा ट्रिवियल, ठीक है। उसके कारण वर्क लाइक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो सिर्फ वर्क में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वाई का फोर्स, एंड दैट इज़ 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 कूलम ले लिए हो तो ठीक है, 1 कूलम इंटू एक्स स्क्वायर, तो बात सही है। तो 1 कूलम इंटू 3y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लेते हैं। तो देखो 0 to a लाइक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर बी सी से ए बी सी, फिर सी से डी तक निकालोगे। तो सी से डी तक निकालोगे तो उसमें क्या दिख रहा है तुम्हें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो तो राइट डायरेक्शन में है और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इज़ टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो लेफ़्ट के डायरेक्शन में आएगा। और कहाँ से कहाँ तक, कितना डिस्टेंस तक तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है? तो 0 to a, है ना। एफ डी कॉस थीटा में एफ मैग्नीट्यूड होता है, डी भी मैग्नीट्यूड होता है, और कॉस थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो कॉस पाई -1 हो जाएगा।
तो एक माइनस एक और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं माइनस लगा दूंगा यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और वैल्यू लिख दो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे फोर्स दिखा दिया, जो बोल रहा हूँ साथ में दिखाते जा रहा हूँ। माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू मैंने 1 ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज फोर्स कर दिया है, इसकी वैल्यू -a² जूल आ जाएगा। एक तरीके से और माइनस आ सकता था। अब देखो तुम कोऑर्डिनेट कहाँ से जा रहे हो, ए से लेके 0 तक जा रहे हो, तो सिंपल ए से 0 तक इंटीग्रेट कर देते हैं इसके। तो वही मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। सिंस तुमने ओरिजिन माना है लाइक वाई एक्सिस पे, तो तुम तो ए से 0 तक जा रहे हो ना, तो तुम्हारा डी आर नेगेटिव हो जाएगा और कॉस पाई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर तुम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस कहाँ से आएगा, अब तुम लिमिट पुट करोगे ए से 0, तो उसके कारण माइनस आ जाएगा, तो a² जूल। उस तरीके से वर्क डन डी ए क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाला कंट्रीब्यूट करे, वाई वाला कंट्रीब्यूट करेगा डी ए में, है ना। डी ए वर्टिकल लाइन पे है तो वाई वाला कंट्रीब्यूट करेगा। फिर इसमें भी वही रीजनिंग से -1, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो गया है 180 डिग्री पे, 0 से इंटीग्रेट करोगे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा कि नेट वर्क डन जो हम निकाले हैं उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से तुमने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म है ये भी कॉन्जर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म है ये भी क्या है, कॉन्जर्वेटिव है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ लिख दिया मैंने। देखो नेट तुम्हारा क्या आ गया, 0। तो अब जनरलाइज कर लेते हैं इस सिचुएशन को कि ऐसा इस नेचर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें दिया रहे सवाल में, तो तुम डायरेक्ट क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये कॉन्जर्वेटिव फील्ड है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँगा। तो एक और ट्रिक आपके हाथ में आ गई कि ये भी जस्ट देखे और बता दिए कि कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ सच फॉर्म्स आर कॉन्जर्वेटिव। अच्छा, ये फॉर्म कैसा है, आई कैप के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन आएगा, जैसे x² आई कैप, x³/3 आई कैप, x⁻25 आई कैप, और y एक्सिस के साथ j कैप के साथ सिर्फ y का फंक्शन आएगा, जैसे y² y³, y रूट, है ना, √y, y⁻54। तो ये क्या हो जाएंगे, उसी तरीके से k कैप के साथ सिर्फ z का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, तो एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे, देखो आई कैप के साथ सिर्फ x आ रहा है, आई कैप के साथ अगर 3x³ × y हो जाता तब ये कॉन्जर्वेटिव नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए एक और ट्रिक है जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, परफेक्ट डिफरेंशियल का। तो अभी तो ये फॉर्म याद रखो कि अगर कहीं पे भी इस तरीके का है, आई के साथ सिर्फ x का टर्म, x का फंक्शन, y j कैप के साथ सिर्फ y का फंक्शन, और k कैप के साथ सिर्फ z का फंक्शन, अगर ऐसा नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दैट फील्ड इज़ कंजर्वेटिव एंड द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विल ऑल्सो बी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपके पास 2 फॉर्म आ गया है, आप याद कर लो इसको, और जनरली आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है, या तो ये फॉर्म होगा
और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे तो वो नॉन कंजर्वेटिव ही होगा। ठीक है, तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इस जो एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो आप, इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, लाइक स्कोप इंजीनियरिंग का नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाके कॉलेज में पढ़ोगे। यहाँ पे जो सिलेबस में है हमारे जो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान रखो, मैं बता दे रहा हूँ, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अदर फॉर्म है, इस तरीके का दिया हुआ है 3x² y² प्लस 2x³ y। तो क्या ये कॉन्जर्वेटिव है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव है, इसको कैसे चेक करोगे? ठीक है, तो आप देखो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। अगर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो x³ y² का तो ये आएगा। देखो अभी करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ, स्पेसिफिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं तो अगर x के टर्म्स में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानते हैं, फिर y का कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानते हैं, फिर z का कर रहे हो तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएट अगर करोगे x³ y² का, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी। y² को कांस्टेंट मानोगे, x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² y² आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसमें, तो 3x² y² है ना, y² को कांस्टेंट मान लिया, प्लस अब y का करूँगा तो x³ को कांस्टेंट मान लूँगा तो y² का क्या होगा 2y। तो देखो सेम आ गया ना। तो वो जो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x³ y² है। ठीक है, तो जब ऐसे केस आए ना तो ये भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कॉन्जर्वेटिव फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब फील्ड किसी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो तो वो फील्ड क्या हो जाएगा, कॉन्जर्वेटिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज पाथ में अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, इसका भी चेक वही है कि क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए, नेटवर्क 0 होना चाहिए। तो देखो जो फील्ड है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ k लिख सकता हूँ ना। अब k मान लिया x³ y² को, अब इसको मैं क्लोज पाथ में इंटीग्रेट कर दूँगा, है ना। तो क्लोज पाथ में अगर इंटीग्रेट करना है और उसी पॉइंट पे आना है, उसी कोऑर्डिनेट पे आना है, तो a, से चले और a, पे ही आ गए। तो देखो dk जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्या है, k। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस k ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वापस k ही मिल जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो एक बार a, पुट करोगे, दूसरे बार भी a, पुट करोगे तो नेट क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो नेट 0 ही आ गया तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। फील्ड में सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो एक चार्ज का और फैक्टर आ जाएगा, लेकिन नेट तो 0 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर पार्शियल डिफरेंशियल बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी फंक्शन का तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। नेटवर्क उसका क्या हो जाएगा, 0, और वो फील्ड कॉन्जर्वेटिव हो जाएगा। अब जैसे मान लो 2,2 से स्टार्ट किए और 2,2 तक गए, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो देखो डिफरेंशियल ऑफ x³ y² है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आ जाएगा। जैसे कि तुम x³ को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 3x² आता है ना, 3x² आ गया। अब इसको वापस इंटीग्रेट कर दो तो 3x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 3x³ 3 कट गया, x³ वापस आ गया कि नहीं। तो किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं और उसको दोबारा इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो फंक्शन आपको वापस मिल जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसी तरीके से dk को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस k मिल जाएगा, उसमें 2 और 2,2 वापस पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें। द परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल्सो कॉन्जर्वेटिव, वो भी क्या है, कॉन्जर्वेटिव हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है और आपको ये झलक गया कि अरे ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल है किसी फंक्शन का, तो फिर आप आंख मूंद के उसको कंजर्वेटिव टिक कर देना
और आपका टाइम बच जाएगा और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। अब जैसे ये देखो, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या ये कॉन्जर्वेटिव है? तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये किसका परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्या आप किस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो 4x³ है ना, तो x⁴y, देखो x⁴y को पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो y कांस्टेंट आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा, प्लस में आएगा x⁴ कांस्टेंट आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे सामने करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन x⁴y का। तो पहले तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, x⁴ का कितना होगा, 4x³। देखो तुम्हारे सामने कायदे से लिख के दिखा रहा हूँ मैं सारा कुछ, ठीक है। मैं सिखा भी दे रहा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब भी फंक्शन कोई एक्स वाई जेड में वैरी करता है तो उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए तुम उसको क्या करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। और अगर फंक्शन सिर्फ एक एक्सिस में वैरी कर रहा है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जो तुम सीखे हो। इसका यूज़ ज़्यादा इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आता है, तो अभी आप बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये एडवांस में आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तो आपके सामने 3 फॉर्म मैंने बता दिए, इन 3 फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, तो आपके सवाल जो है देखते ही हल हो जाएंगे। तो दीज आर द 3 ट्रिक्स दैट कैन टेल यू दैट द गिवन फील्ड इज़ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये फॉर्म्स हैं। अब फॉर्म कई और भी होते हैं, तो उनका चेक करने के लिए क्या करोगे, तो एक क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही फॉर्म्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसको आप बता सकते हो क्लियरली, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया x³ y i प्लस x⁵ y² z k प्लस y⁻² j। तो अगर इस टाइप का वियर्ड सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उसको क्या बोल दोगे तुम, खटैक से क्या बोल दोगे, नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोल दोगे, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो देखो तीनों फॉर्म्स लिख दिया तुम्हारे सामने। सेकेंड वाला देख लो, अभी जो डिस्कस कर रहा था कि i के साथ fx का ही फंक्शन होना चाहिए, j के साथ fy का ही फंक्शन होना चाहिए, k के साथ fz का ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखो थर्ड में जो लिखा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका है, कौन से फंक्शन का, तो x³ y² का है। x³ y² को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² y² प्लस 2x³ y मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्जर्वेटिव फील्ड। तो इन 3 फॉर्म्स का आप ध्यान रखें, यही मैं आज के लेक्चर में आपको बताना चाहता था। अब मैं थोड़ा एक और पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूँगा कॉन्जर्वेटिव नेचर में। ठीक है, तो अब हम कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स को पहचानना हमें आ गया है। उनका क्लोज पाथ में एक पॉइंट से चालू होने पे उसी पॉइंट पे वापस आने पे नेट वर्क डन क्या होता है, 0। तो अब इसका खासियत क्या है, कॉन्जर्वेटिव फील्ड का क्या खासियत है, और भी क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड में ही आप पोटेंशियल का डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद ही रखना है कि एवरी कॉन्जर्वेटिव फील्ड हैज़ अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड दैट इज़ मैथमेटिकली रिटन एज F.dr इज इक्वल टू माइनस। क्या बोला मैंने, कॉन्जर्वेटिव फील्ड में आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, F.dr इज इक्वल टू माइनस du, या क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही आपके सामने मैंने लिख दिया, देखो। और सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फील्ड में याद रहे, ये नहीं कि आप नॉन कंजर्वेटिव में भी ये रिलेशन लगा दे रहे हो।
ठीक है, तो एफ कॉन्जर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ कॉन्जर्वेटिव डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म भी होगा। अगर u जो है आपका फंक्शन ऑफ x, y एंड z तीनों है तो क्या करेंगे आप, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपको सिखाई दिया अभी, ठीक है। तो आप देखो एक इस पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और फील्ड का फॉर्म दिया हुआ है, तो किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछ दी है तो आप कैसे निकालोगे। तो अभी एक सवाल लेके हम उसको देख लेते हैं, सिंपल सा है। इससे ज़्यादा आपके लाइक मेंस और एडवांस में नहीं आना है, ठीक। कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इसी के इर्द गिर्द वो सवाल डालेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अगर आपका दिमाग चलता है तो आप एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट है A1,2 XY प्लेन में, ठीक है। वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 2 जूल है। मान लो हम वहाँ से लेके एक B पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट ले लो तुम 3,5, अगेन ये भी XY प्लेन में है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछ दिया तुमसे, तो तुम कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंक्शन दे दिया कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 3x² y² आई कैप है, प्लस मतलब कि x एक्सिस में वेरिएशन कैसा है 3x² y², उस तरीके से y एक्सिस में कैसा वेरिएशन है 2x³ y j कैप, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा, ये थोड़ा दिमाग चलाओ, ये जो है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक फंक्शन का। वो कौन सा फंक्शन है, x³ y² का। तुम देख लो x³ y² का, x³ y² को अगर तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फॉर्म दिया हुआ है, उस तरीके से आ जाएगा। देखो जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो y² को कांस्टेंट मान लोगे तो 3x² आ जाएगा, फिर y को डिफरेंशिएट करोगे तो x³ को कांस्टेंट मान लोगे तो क्या आ जाएगा 2x³ y, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फील्ड क्या है, कॉन्जर्वेटिव है। तो वंस यू कंक्लूड दैट दिस फील्ड इज़ कॉन्जर्वेटिव बिकॉज दैट फील्ड इज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, तो तुम क्या लिख सकते हो, एफ कॉन्जर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, एफ कॉन्जर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो एडवांस में कैसा सवाल पूछेगा, पहले ऑप्शन में पूछ देगा क्या ये कॉन्जर्वेटिव है, दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट निकलवा देगा किसी पॉइंट पे। तो आप देखो एफ कॉन्जर्वेटिव डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। अच्छा डी यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एफ सबस्क्रिप्ट इज़ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल। तो एफ कॉन्जर्वेटिव डॉट डी आर, देखो डॉट फॉर्म में है तो वेक्टर लगाना ज़रूरी है, तो यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस को एडजस्ट कर दिया। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ के। अब के कौन सा फंक्शन है, x³ y², है ना। किस चार्ज को हम ले जा रहे हैं a से b तक, 1 कूलम ऑफ चार्ज को। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x³ y² का इंटीग्रेशन, है ना, समझे। एफ डॉट डी आर एक पाथ पे है ना, तो पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हो। अब फोर्स क्या होता है, फील्ड इनटू चार्ज, तो चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो तुम, 1,2 से 3,5 तक, ठीक है, 1,2 से 3,5 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना लिखते हुए तुमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x³ y² लिख दिया। बात तो एक ही है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट करके तो वही वैल्यू आएगी। अच्छा अब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो वापस जो जिससे वो फंक्शन बना है, जो फंक्शन डिफरेंशिएट करके आया है, तो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है डिफरेंशिएट होके, x³ y² है, तो वही वापस में आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें तुम क्या पुट करोगे, 1,2 और 3,5 उसमें पुट कर दोगे। तो लिमिट पुट करना है तो तुम्हें आता ही है, 3x के जगह पे पुट करना, y के जगह पे 5 पुट करना, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास दी हुई थी कितनी, 2, फाइनल तुम्हें निकालना था, फाइनल कहाँ पे है, b पॉइंट पे। अब सिंपल सा सवाल हो गया है ये, नॉर्मल सॉल्यूशन करना है इसको,
एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 3 डाल दिया, y की जगह पे 5, फिर दूसरी लिमिट डाली माइनस के साथ, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, सॉल्व कर लिया तो uf की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 27 इंटू 25 675 माइनस ऑफ 6 uf, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 669। तो uf की वैल्यू देखो -669, uf की वैल्यू कितनी आ जाएगी -669 जूल। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपने फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो पॉजिटिव में थी, और फाइनल कितनी है माइनस में। इनिशियल 2 जूल थी, फाइनल -669 आया है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमसे पूछ दे कि किधर है, फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी, तो ए टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो एक और चीज़ सिखा दी मैंने। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके एडवांस में ही आएंगे, मेंस में भी आ सकता है, नीट में कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अगर ये आता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं, नीट का सारा प्रॉब्लम आपको आसान लगेगा। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x³ + 3x² + 1 है, इस तरीके का है। अगर तुमसे पूछ दे कि चलो एक पॉइंट पे जो है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अगर तुमसे बोल दे कि ये कॉन्जर्वेटिव फील्ड है, तो तुमसे फिर पोटेंशियल एनर्जी निकलवा ले, तो तुम ये फॉर्म को यूज़ करके इलेक्ट्रिक कॉन्जर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म यूज़ करके तुम आराम से निकाल सकते हो। x = 2 पे पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है, x = -5 पे कितनी होगी, कितने चार्ज को ले जा रहे हो, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाओगे, वो वैल्यू मैं दे दूंगा अभी। अगेन तुम वही करना जो ऊपर किया था हमने, ई का फंक्शन लिख देना, dx के साथ इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, ui दिया हुआ है तुम्हारे पास 5 जूल, uf की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप ले जा रहे हो, क्योंकि आपको फोर्स से मतलब है ना, F कॉन्जर्वेटिव = -du/dr होता है। F कॉन्जर्वेटिव = -du/dr होता है। इस चीज़ को तुम पोटेंशियल से भी रिलेट कर सकते हो, पोटेंशियल से। अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते रहें, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो अगले लेक्चर में मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है वो भी बता दूंगा। वैसे अगर आपका दिमाग चलता है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इट वाज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो ER = -dV/dr हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी कर लिया। इस सवाल को तुम सॉल्व कर लेना फाइनल आंसर तक, तरीका तुम्हें पता ही है। F कॉन्जर्वेटिव = -du/dr से निकल गया आंसर। फील्ड को ऑलरेडी कॉन्जर्वेटिव बता दिया था, तो F.dr = -du करके तुमने आंसर निकाल लिया। होपफुली तुम्हें सब समझ में आ रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। अब इसे मान लो पैटर्न दिया हुआ है, मान लो एडवांस में तुम्हारे या मेंस में तुम्हारे ऐसा पैटर्न दे दिया ऑप्शन ए में, और पूछ दिया कि क्या ये फील्ड कॉन्जर्वेटिव है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव है, तो कैसे आंसर दोगे इसका, क्या ये कॉन्जर्वेटिव है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव है। सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो 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 सोचो, क्या ये कॉन्जर्वेटिव है नॉन कॉन्जर्वेटिव है। सोचो, अगर सही आंसर पे आ गए तुम, तो रीजनिंग को मैच करना कि सही रीजनिंग था कि नहीं। तो देखो, कहीं पे भी कॉन्जर्वेटिव नेचर को अगर चेक करने की बात आती है तो हमेशा एक क्लोज पाथ ले लेते हैं। हमेशा क्या कर लेते हैं, क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं, और उस एक पॉइंट से चलते हैं, उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, क्या यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, बहुत बड़ा सवाल। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है यूनिफॉर्म नहीं है। तुम 2 और 3 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो 1 और 4 के पोजीशन से, तो 1 और 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं, और 2 और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर हैं। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ पे कम होगा, 2 और 3 पे। तो जब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होगा, तो वर्क डन भी कम होगा।
ठीक है। तो वर्क डन फिर 2 और 3 का और 1 और 4 का कैंसिल नहीं होगा, इवन इफ़ यू आर मूविंग ऑन अ स्क्वायर पाथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव हो गया, क्योंकि नेट वर्क डन ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो जनरली ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेचर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो चार्जेस के कारण होते हैं, ठीक है। और चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है चार्ज से, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब वो कैसे क्रिएट होगा वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि क्या ये पैटर्न कंजर्वेटिव फील्ड को दिखा रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव को, तो क्या आंसर आया तुम्हारे पास? ये नॉन कंजर्वेटिव को दिखा रहा है, क्योंकि इसका नेट वर्क डन ऑन ए क्लोज पाथ क्या है? नॉन ज़ीरो है। क्या है? नॉन ज़ीरो, ठीक है। देखो रीजनिंग मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, क्योंकि फोर्स जो है एट 2 और 3, जो वर्क डन ड्यू टू फोर्स एट 2 और 3 है, दैट विल बी लेस दैन वर्क डन एट 4 and 1 ऑन द पाथ 4 and 1, ठीक है। अब देखो मान लो यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं। अब तुमसे सिंपली पूछ जाए क्या ये कॉन्जर्वेटिव है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव है, तो इसका आंसर तो तुम दे ही दोगे अब आराम से, ठीक है। क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नेट वर्क डन हर एक पाथ पे, स्क्वायर पाथ के हर एक पार्ट पे क्या होगा? सेम आएगा, ठीक है। 2 3 पे पॉजिटिव आएगा, 1 4 पे उतनी वैल्यू में नेगेटिव आएगा, तो नेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो।